पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन था। ठीक है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन बना था। गृह मंत्री मतलब भैया सिंपल सी बात, होम मिनिस्टर। ठीक है, परेशान मत होइए कि मैंने जो है इंग्लिश में नहीं लिखा, मैं आप लोगों को बताती चलूंगी अगर कुछ भी ऐसा आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो था वो ये है कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन है। ठीक है, भाई भारत का पहला गृह मंत्री बने वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बने थे, जिन्होंने, अगर इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करें वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो इनको क्या और क्या क्या कहा जाता था, सरदार की उपाधि दी गई थी। वहाँ औरतों के द्वारा जो है इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला जाता था। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है इनके अलग अलग नाम रखे गए, जिसमें से आपके लौह पुरुष जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, लौह पुरुष भी इनको बोला जाने लगा, क्योंकि था क्या, जितनी भी विदेशी सल्तनतें थी, विदेशी सल्तनतें या आप कह सकते हैं कि जितनी भी सल्तनतें, भारत की जो भी रियासतें थी, वो क्या होने वाली थी, वो विदेश में मिलने वाली थी, या फिर वो अपने अलग एक देश का निर्माण करने का सोच रही थी, या कई ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती थी, या बहुत तरह की, ठीक है, बातें, जैसे कि आपका बहुत अलग अलग रियासतें, जैसे अगर बात कर ली जाए कश्मीर की, तो कश्मीर भी क्या होना चाहता था, अलग होना चाहता था। इसके तरीके बहुत सारी रियासतें जो हैं वो अलग अलग होना चाहती थी, लेकिन उन रियासतों को एकजुट करके एक आज जो आपको भारत का स्ट्रक्चर दिखता है वो बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, वल्लभ भाई पटेल का है। ठीक है, लौह पुरुष की उपाधि भी इनको दी गई, और इसके अलावा इन्होंने जो भी भारत के लिए किया है, जितना भी कार्य किया है, वो क्या है, बहुत ही अमूल चूक परिवर्तन किए हैं। ठीक है, चलिए, आपको पता भी होगा कि इनका जो स्टैचू बनाया गया इंडिया में वो सबसे बड़ा स्टैचू है अभी तक के जितने भी आपके स्टैचू हैं, जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी था। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे स्टैचू थे, तो हमारा जो स्टैचू है उसका नाम क्या है भाई, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, और उसको बनवाने का रीजन क्या था, क्यों बनवाया गया, तो दो रीजन है भाई। देखिए, पहली बात तो ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा भाई कैसे मिलता है, ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा ऐसे मिलता है कि फॉरेनर्स आते हैं, यहाँ के लोग भी देखने जाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट जो एक तरीके से आप बोल सकते हो परिवहन, भाई ट्रांसपोर्ट आपका उसको जो है बढ़ावा मिलता है। वहाँ के जो भी लोग हैं बेसिकली लोकल रूप से काम करने वाले, उन लोगों को तो बढ़ावा मिलता ही है। और आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो टूरिज्म जो है उसको भी बढ़ावा मिलता है, भाई लोग बाहर से देखने आएंगे क्योंकि सबसे बड़ा है। ठीक है, दूसरी चीज और भी है, बहुत सारी जॉब्स वगैरह क्रिएट होती है अगर ऐसी जगह पे कोई बहुत बड़ी चीजें खोली जाती है तो। ठीक, तो चलिए ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था। ठीक है, देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, सुकुमार सेन, आर.के. त्रिवेदी, टी स्वामीनाथन। तो देखिए मैं 1 मिनट का आपको टाइम देती हूँ, पहले आप लोग भी सोच लिया करो कि क्या हो सकता है भाई। जो है उससे क्या होगा कि अगर मैं तुरंत आंसर बता दूंगी तो वो सही नहीं रहता है, आप लोग भी बताओगे तो उससे जो है काफी हद तक चीजें आप लोगों को भी समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुझे कमेंट करके बताया करिए, जितने लोग भी ऑनलाइन है प्लीज कमेंट किया करिए कि क्या हो सकता है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह, सुकुमार सेन, आर.के. त्रिवेदी या टी स्वामीनाथन। तो भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त भाई कौन है, सुकुमार सेन बने थे भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, सुकुमार सेन जो है वो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे, और ये क्वेश्चन जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है काफी सारे एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ठीक है, ग्रंथि मीन्स ग्लैंड, ग्रंथि का मतलब क्या है भाई, ग्लैंड है। पूछ रहे बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो कौन सी होती है। देख लीजिए ऑप्शंस क्या है,
लार ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, यकृत, और इसके अलावा चौथा जो ऑप्शन है वो आपका है आमाशय। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। एक है आप देख लीजिए, एक है आपका ये लार ग्रंथि, दूसरा है थायराइड, तीसरा है यकृत और चौथा है आमाशय। ठीक है, इसके इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे भाई? लार ग्रंथि तो आप जानते हो सलाइवा ग्लैंड हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड तो आप लोग जानते ही हो, यकृत जो है वो आपका क्या है भाई? यकृत किसको बोलते हैं? लिवर को बोलते हैं। ठीक है, यकृत किसको बोलते हैं? लिवर को बोलते हैं। उसके बाद देखिए आमाशय जो है, आमाशय को बोलेंगे भाई स्टमक। ठीक है, तो आमाशय यानी कि पेट या फिर स्टमक बोल दीजिए। तो इसमें से पूछ रहे हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि भैया है कौन? यकृत है। बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड की अगर बात की जाए तो वो कौन सी है? यकृत जो है वो बॉडी की हमारे सबसे बड़ी ग्लैंड है। और चलिए बाकी सारी ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, अगर लार ग्रंथि की, लार से बात की जाए, लार से, ठीक है, तो लार में टाइलिन और ये सारे एंजाइम जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली देखिए लार क्या करती है? खाने का पाचन करती है, डाइजेशन करती है। ठीक है, खाने का पाचन करती है, खाने का डाइजेशन करती है। और होता क्या है कि जब भी हम फूड खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसका डाइजेशन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। खाने का हमारा जो डाइजेशन है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद लार में जो है आपके टाइलिन वगैरह इस तरीके के काफी सारे एंजाइम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। सेकंड ग्लैंड जो आपकी दी हुई है थायराइड ग्लैंड, ये बेसिकली आपके गले में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? गले में प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से आपका थायरोक्सिन नाम का हार्मोन जो है वो फ्लो होता है। कौन सा हार्मोन निकलता है भाई? थायरोक्सिन नाम का हार्मोन जो है वो आपकी थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो निकलता है। इस थायरोक्सिन हार्मोन के बहुत सारे कार्य होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कार्य होते हैं। अच्छा, एक जो नॉर्मल सी बात है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो ग्वाइटर रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो ये तो सभी जानते होंगे कि जो ग्वाइटर रोग है यानी कि जिसको हम बोलते हैं घेंघा रोग, ठीक है, जो घेंघा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन, बॉडी में जब आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो होता क्या है कि यही जो थायराइड ग्लैंड है ये इसमें स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाती है और इसमें क्या बन जाती है? गांठ जैसी बन जाती है आप कह सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा कोशिश करती है रिलीज करने की हार्मोन, और ये जो है इसमें स्वेलिंग सी आ जाती है, फिर वो कभी जाती नहीं है। तो वो जो गोइटर रोग है, घेंघा रोग है, वो आयोडीन की कमी से होता है। उसमें यही थायरोक्सिन ग्लैंड जो होती है यही फूल जाती है। ठीक है, यही ग्लैंड जो होती है फूल जाती है, तो वो उभरा हुआ सा दिखता है उसमें, वही आपका घेंघा रोग होता है। ठीक है, तो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन अगर बॉडी में कम रिलीज होता है, जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन, तो अगर ये हार्मोन कम रिलीज होता है, बहुत कम मात्रा में या नील, एक तरीके से समझिए नहीं रिलीज हो पा रहा है, या बिल्कुल बहुत कम, जितना आपकी बॉडी को आवश्यकता है उससे भी कम मात्रा में अगर रिलीज हो रहा है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की बीमारी जो है वो हो जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म मोस्टली किसको होता है? ये मोस्टली होता है फीमेल्स में। ठीक है, ये फीमेल्स, आपने सुना होगा लोग, फीमेल जो है वो कहती है हमें थायराइड की बीमारी है। तो वो थायराइड की बीमारी जो है दो तरह की आपकी होती है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म और एक हाइपरथायरॉयडिज्म। मैं बता दे रही हूँ यहाँ थोड़ा सा, एक हाइपरथायरॉयडिज्म है और एक हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? इसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है मोटा हो जाता है, कई बार मोटा नहीं भी होता तो स्वेलिंग वगैरह आ जाती है और मोटा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है हाइपोथायरॉयडिज्म, ये हाइपोथायरॉयडिज्म बेसिकली आपने देखा होगा मोटे लोग जो होते हैं थायराइड, उनमें ज्यादातर हो जाती है बीमारियां, स्पेशली लेडीज में। ठीक है, और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? ये थोड़ा सा अलग है, इसमें ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन आपका जो है वो बनता है। ठीक है, और ज्यादा बनने की वजह से जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। ठीक है, तो दो तरीके आप समझ सकते हो, अगर हाइपो है तो व्यक्ति जो है थोड़ा मोटा रहता है
और अगर हाइपर है तो व्यक्ति बहुत पतला हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दी, बोर मत होइए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं और समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इन सारी चीजों को समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए और चीजें जो हैं वो देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है ऑप्शंस बाकी के, एक तीसरा ऑप्शन है आपका यकृत, लिवर। ठीक है, तो लिवर जो है वो आपके मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है भाई, ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके हॉर्मोन्स वगैरह रिलीज करती है, बहुत सारी चीजें रिलीज करती है। ठीक है, कुछ एंजाइम्स भी जो है यकृत रिलीज करता है, फैट जो है स्टोर करके रखता है, बहुत सारी चीजें। मैंने आपकी जो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं जॉन्डिस या पीलिया हिंदी में बोलते हैं, वो किससे रिलेटेड बीमारी होती है, इसी यकृत से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड डिजीज होती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, स्वॉलन लिवर हो जाता है, लिवर में सूजन आ जाती है और लिवर से जो है, लिवर क्या करता है, एक ऐसी बिलरुबिन नाम के पदार्थ का जो है उसको निकालता है, जिसकी वजह से जिन लोगों को भी जॉन्डिस है उनकी आंख में जो है येलोइश आपको दिखेगी उनकी। ठीक है, उनकी जो यूरिन होती है वो भी बहुत येलो होने लगती है, इस तरह की चीजें वो बिलरुबिन नाम के पदार्थ की वजह से होती है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया यकृत। और चौथा जो है आपका है आमाशय। आमाशय के बारे में सभी लोग जानते हैं, क्या है भाई, स्टमक है। स्टमक का क्या कार्य होता है, बेसिकली फूड जो है आपका यहीं पे जो है जाता है, स्टोर होता है और फिर यहाँ पे बहुत सारे जूस निकलते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जिनको कि हम हिंदी में बोल सकते हैं पाचक रस। ठीक है, क्या बोल सकते हैं भाई, पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं बहुत सारे जिनको हम बोल सकते हैं हिंदी में पाचक रस। ये पाचक रस जो होते हैं बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे, ये आपके स्टमक से निकलेंगे नहीं तो आपके खाने का डाइजेशन जो है वो अच्छा होगा नहीं। ठीक, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेचक के लिए टीके का विकास किया था, किसके द्वारा चेचक के टीके का विकास हुआ था। ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है मिल्स्टीन ने। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन है एडवर्ड जेनर ने, थर्ड है लुई पास्चर ने और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा भाई, चेचक के लिए जो टीके का आविष्कार किया है किसने किया है, देखिए आपके पास ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक के टीके का आविष्कार किया गया। ठीक है, चिकन पॉक्स जो हो जाते थे पहले, जो चेचक होते थे वो अब के चेचक से बहुत अलग है। एक तो ये आपका जो अभी चिकन पॉक्स होता है ना, ये अलग चीज है थोड़ा सा, और पहले जो स्मॉल पॉक्स वगैरह होते थे या चेचक की बात कर लीजिए, जो आपका यही बोला जाता है उसी को बेसिकली, वो इतने ज्यादा बड़े बड़े दाने होते थे, उनमें लोगों की डेथ भी हो जाती थी। ठीक है, वो बहुत खराब था और उसमें लोगों की डेथ भी हो जाती थी। तो अब तो खैर टीका वगैरह दे दिया जाता है तो लोगों को ये सब चीजें जो है नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। उसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन लिखा है लुई पास्चर। लुई पास्चर के द्वारा जो है पास्चराइजेशन यानी कि पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसकी खोज की गई थी। पाश्चुरीकरण, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। पाश्चुरीकरण या पाश्चराइजेशन जो होता है वो क्या होता है, ये बेसिकली ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे जो मिल्क है, ठीक है, मिल्क आपने देखा होगा मिल्क के पैकेट में लिखा रहता है फुल्ली पास्चराइज्ड मिल्क। ठीक है, पूर्ण रूप से पाश्चुरीकृत दूध। तो पाश्चुरीकृत क्या होता है, कैसे किया जाता है, देखिए दूध को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर एकदम से क्या करते हैं, गर्म करते हैं और फिर एक बहुत ही कम टेम्परेचर पर एकदम से क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो उससे होता क्या है, जो बैक्टीरिया होते हैं दूध में, जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, बैड बैक्टीरियाज वगैरह, वो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे उबालते हैं, लेकिन पैकेट में रखने के लिए जो है पहले ही पाश्चुरीकरण जो है वो मिल्क का कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब पैकेट वाला मिल्क ऐसा होता है कि अगर आप उसको बिना गर्म करे भी पी लो तो पी सकते हो, वैसे पीना नहीं चाहिए, एक बार और कर लिया करिए, बट मैं आपको जो है वो चीजें बता रही हूँ कि ये होता है आपका पास्चराइजेशन। ठीक, चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः एक अंग था। देखिए ऑप्शंस हैं जुरासिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, आर्यवर्त लैंड का, अंगारा लैंड का। तो देखिए जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का, स्पेशली जो दक्षिण
का हिस्सा है, और भी हिस्से जो है मोस्टली आपके गोंडवाना लैंड से बने हैं। तो देखिए शुरुआत में आपके अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड ये सब थे, ठीक है। और उसी से मानते हैं कि भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप जो है वो उसी का अंग है, गोंडवाना लैंड का अंग है। बहुत सारे अलग अलग जो आपके एक तरीके से कह सकते हैं ना, जैसे अमेरिका की बात कर ले, या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कहाँ का अंग है, इस तरह की चीजें पूछी जाती है। जब वहाँ पहले एक टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक है, टेथिस सागर जहाँ आपका अभी इस टाइम हिमालय है ना, ठीक है, हिमालय है, वहाँ पे आपका क्या हुआ करता था भाई, बहुत दूर दूर तक टेथिस सागर हुआ करता था, टेथिस सी हुआ करता था। और उसी के बाद वो तो विलुप्त तो हो गया, लेकिन उसी का कुछ अपभ्रंश है, उसी के द्वारा जो है हिमालय वगैरह की संरचना जो है वो हुई है, हिमालय वगैरह बने, ठीक है। तो टेथिस सागर हुआ करता था, और फिर धीरे धीरे जैसे श्रिंक करता गया, तो वही है ना कि लैंड जो है आपस में जुड़ते चले गए, और कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड का अंग है। मैंने क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिरनार पहाड़ियां जो हैं, गिरनार की पहाड़ियां वो कहाँ स्थित हैं, ठीक है। तो देखिए गिरनार जो है आपका बेसिकली कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए आप लोग भी आंसर करके बताया करिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है भाई गुजरात, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है गोवा, चौथा है असम। 4 आपके ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शंस क्या है, गुजरात, उड़ीसा, गोवा, असम, ठीक है। तो गिरनार की पहाड़ियां जो हैं, अब चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ, वो है गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, गुजरात में स्थित है। और गुजरात में जो गिरनार जगह पड़ती है, गिरनार की पहाड़ियां पड़ती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा, मैं थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो थोड़ा बता देती हूँ अलग अलग चीजों के बारे में। वे देखिए गुजरात के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। गुजरात में आपका पड़ता है कच्छ का रण, कच्छ का रण पड़ता है। ये जो कच्छ का रण है बेसिकली, ये आपका क्या है, रण का मतलब होता है दलदल, दलदली एरिया। क्या होता है भाई, दलदली एरिया। और ये जो दलदल होता है, ठीक है, ये जो दलदल होता है, इसमें बहुत सारी, एक मतलब मार्शी लैंड आप समझ सकते हो। इसकी वजह से सुंदर वन में जो होने वाले वृक्ष होते हैं ना, जैसे मैंग्रोव वहां पे होते हैं, तो यहाँ भी जो है मैंग्रोव के वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव के वृक्ष ऐसे ही दलदली एरिया में, मार्शी एरिया जो होते हैं वहां पाए जाते हैं। अच्छा, कच्छ के रण में और भी बहुत सारे जो वनस्पतियां और जो जंतु हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि कच्छ के रण में जो है एक जंगली गधा पाया जाता है। वो जो गधा है वो अब बहुत कम पाया जाता है, तो आप समझे उसकी बहुत वैल्यू है, ठीक है। जो कच्छ के रण में पाया जाने वाला जंगली गधा है, उसकी भी काफी वैल्यू है। जैसे कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट आपके जानवर होते हैं ना, जैसे रेड डाटा बुक में होते हैं, और भी बहुत सारे आपने देखे होंगे जो बहुत रेयर होते हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो पाया जाता है। तो कच्छ का रण जो है वो आपका फेमस जगह है गुजरात की सबसे ज्यादा। और चलिए बाकी बात कर लेते हैं और भी जगहों के बारे में। तो देखिए आपके ऑप्शन दिए थे उड़ीसा, गोवा, असम। अच्छा, तो गोवा से रिलेटेड कुछ आपको इम्पोर्टेंट बता दूं। गोवा में अगर आपका एक पोर्ट पड़ता है, पोर्ट वो बहुत पूछा जाता है, पोर्ट कौन सा है, मार्मुगांव पोर्ट, ठीक है। मार्मुगांव पोर्ट पड़ता है कहाँ पे भाई, गोवा में पड़ता है, गोवा में पड़ता है। और ये कौन सी नदी के पास में भाई, जुआरी नदी के पास में। कौन सी नदी के पास में है, जुआरी नदी के तट पर स्थित है मार्मुगांव पोर्ट, ठीक है। बाकी उड़ीसा के बारे में, असम के बारे में से बहुत सारी चीजें वैसे बताने लगे तो बहुत कुछ है बताने को, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे अभी याद आ रही है तो वो मैं आपको बताती चल रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, ठीक है। लोसांग त्योहार जो कह रहे हैं कि ये कहाँ मनाया जाता है, लोसांग फेस्टिवल जो है वो आपका कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है भाई, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, और एक है आपका केरल में, और एक है आपका नागालैंड में, ठीक है। तो 4 आपके ऑप्शंस हैं, जल्दी से सोच के जो है आंसर कमेंट में बताइए। बाकी मैं भी आपको बता रही हूँ कि भाई कहाँ मनाया जाता है। बहुत सारे देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं भाई जो एग्जाम में पूछे जाते हैं त्योहारों से, ठीक है। मैं भी आपसे कुछ पूछ भी लेती हूँ। देखिए ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। फसल के कटने पर, बहुत सारे ऐसे त्योहार है जो फसल के कटने पर जो है मनाए जाते हैं। तिब्बत वगैरह में भी ये जो
त्योहार है लोसांग, ये मनाया जाता है। बेसिकली फसल के कटने पर भी मनाया जाने वाला भी ये एक त्योहार है। ठीक है, कुछ और त्योहार जो है उनके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे एक त्योहार होता है ओणम, ठीक है, जो पूछे जाते हैं उनको बता रहे हैं, ठीक है, फालतू के नहीं। ओणम जैसे पूछा जाता है कि भाई ओणम कहाँ का त्योहार है, तो ओणम जो है आपका केरला का त्योहार है। कहाँ का है? केरला का त्योहार है। ऐसे पोंगल पूछा जाता है, पोंगल, पोंगल में जो है नौकाएं वगैरह चलती है ना, बहुत सुंदर सी। ये आपका पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्योहार है। उसके बाद एक होता है रंगोली बिहू। बिहू कहाँ मनाया जाता है भाई? अभी असम पढ़ाया था ना, तो असम में मनाया जाने वाला त्योहार है बिहू। ये भी फसल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बैसाखी अगर बात की जाए, ये सब फसल वाले ही त्योहार है। ठीक है, बैसाखी की अगर बात करें तो बैसाखी आपका आप जानते हो कहाँ मनाया जाता है भाई? पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, पंजाब में मनाया जाता है। इसी तरीके एक होता है विशु, एक होता है विशु। ठीक है, जैसे बिहू है वैसे एक विशु भी है। तो विशु पूछते हैं कहाँ मनाया जाता है? विशु आपका केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है भाई? केरल के दो देख लिया आपने, एक ओणम और एक विशु। ठीक है, तो ये सब जो है आपके कुछ इम्पोर्टेंट त्योहार है। कुछ और त्योहार मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपके पूछे जा सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। एक होता है काल चक्र उत्सव। कौन सा उत्सव होता है भाई? काल चक्र उत्सव। क्वेश्चन जो आ चुके हैं जिन पे बेस्ड उन्हीं को बता रहे हैं। काल चक्र उत्सव जो है उसे किस धर्म से संबंधित त्योहार है? तो काल चक्र उत्सव जो है ये आपका भाई बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार है। किस धर्म से संबंधित त्योहार है? बौद्ध धर्म से। आपने देखा होगा जितने भी लामा होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, अपने हाथ में एक चीज लिए रहते हैं जिसको वो घुमाते हुए चलते हैं। ठीक है, एक चीज लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी आपने देखा होगा जो भिक्षु होते हैं, वो हाथ में कुछ लिए रहते हैं, उनको घुमाते हुए चलते हैं। वो बेसिकली है क्या? वो काल चक्र है। मतलब उससे उनको पता चलता है जो टाइम है वो लगातार क्या हो रहा है भाई, चल रहा है। टाइम किसी के लिए कभी रुकता नहीं है। उससे उनको जो है काफी सीख मिलती है। तो इसका एक उत्सव भी मनाया जाता है जिसको बोलते हैं काल चक्र उत्सव, और ये बौद्ध कम्युनिटी में जो है मनाया जाता है। ठीक है, हम चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों से पूछ लूं। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार। जब मानते हैं ऐसा, क्रिश्चियन लोग जो हैं ऐसा मानते हैं भाई ईसा को जो है लटका दिया गया था, जिसके बाद वो क्या हो गए थे भाई? मर गए थे। लेकिन फिर कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि फिर वो पुनर्जीवित हो गए थे, दोबारा जो है जीवित हो गए थे। तो उस त्योहार को किस रूप में मनाया जाता है? उस त्योहार को मनाते हैं ईस्टर। ठीक है, उसको बोलते हैं ईस्टर के रूप में उसको मनाया जाता है। याद रखिएगा, सारी के सारी जितनी भी न्यूज मैं आपको दे रही हूँ सबकी सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन है आपका कि चार मीनार जो है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो बेसिकली आंसर सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, इजी होता है, लेकिन अगर किसने बनाया था ये भी अगर आपको पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आपके ऑप्शंस क्या है भाई? दिल्ली है, और हैदराबाद है, औरंगाबाद है, आगरा है। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे है। सभी लोग वैसे जानते होंगे हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है आपकी चार मीनार। काफी सुंदर है, लोग देखने भी जाते होंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा जो है मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ चार मीनार के बारे में। कहते हैं सुल्तान मोहम्मद, नाम थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, कुली कुतुब शाह, सिर्फ आप कुली कुतुब शाह लिख सकते हो। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है, कुली कुतुब शाह के द्वारा ये चार मीनार जो है ये बनवाया गया था। ये कुतुब शाही वंश के 5वें शासक थे। जो कुतुब शाही चली थी, कहाँ पे चली थी भाई? फेमस थी। कहाँ की कुतुब शाही फेमस थी? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोलकुंडा की कुतुब शाही फेमस थी। ठीक है, गोलकुंडा की कुतुब शाही फेमस थी। ऐसे बीदर की बारिद शाही फेमस थी। ठीक है, इस तरीके से पूछे जाते हैं आपके। तो गोलकुंडा की कुतुब शाही फेमस थी, तो वही कुतुब शाही वंश के 5वें सुल्तान हुए कुली कुतुब शाह। ठीक है, इनका पूरा नाम आप कह सकते हो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक, इनके द्वारा जो है चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको आ जाए। और कब बनवाया गया था? 1991 में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। 1591 ईस्वी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिनट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं भाई? ऑप्शंस आपके दिए हुए, चलिए देखिए लिखा हुआ है इब्न बतूता। आपके ऑप्शंस में सारे दिए हुए हैं, इब्न बतूता, असीम, ठीक है। और ऑप्शंस देख लेते हैं भाई। और ऑप्शंस अमीर खुसरो, दयाराम, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस है। अमीर खुसरो एकदम राइट है। देखिए अमीर खुसरो के बारे में बहुत सारी बातें जो है वो प्रचलित है, जैसे कि कहते हैं कई सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। आप बता सकते हो कितने सुल्तानों का कार्यकाल जो है अमीर खुसरो ने देखा था? चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। देखिए अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 से लेकर के 1325 ईस्वी तक इनका जो कार्यकाल है, या आप बोल सकते हो जन्म होने की डेट तो 1253 है, मृत्यु की डेट है इनकी 1325। बहुत टाइम तक जो है ये रहे, बहुत टाइम तक 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। एकदम राइट है, ठीक है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताती हूँ। इनका जन्म जो हुआ था वो पटियाला यानी कि बदायूं में हुआ था। और इनको लेकर के कौन आया था भाई? बलबन का पुत्र लेकर के आया था, शाहजादा मोहम्मद इनको लेकर के आया था कि ये जो है अब से हमारा कार्यभार जो है देखेंगे। अच्छा इनके बारे में बोला जाता है कि 7 सुल्तानों की सेवा की इन्होंने, ठीक है। 7 सुल्तानों की सेवा की थी। कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता है मैं सब बता दूंगी आप लोगों को। 7 सुल्तानों की सेवा की ऐसे माना जाता है, ठीक है। और बोलते हैं कि अमीर खुसरो जो है किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और जो है उन्होंने एक बुक लिखी है जो कि है तूतीनामा। तूतीनामा जो बुक लिखी है उसमें शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में काफी कुछ चीजें बताई हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज, तबले का आविष्कार के पीछे एक मान्यता है कि पखावज के 2 टुकड़े कर दिए थे उन्होंने, और फिर उनका क्या हो गया था? उन्होंने तबले का आविष्कार किया। पखावज होती है ढोलक, ठीक है। ढोलक के 2 टुकड़े कर दिए थे और तबले का आविष्कार कर दिया था। सितार का आविष्कार भी जो है वो इन्हीं के द्वारा माना जाता है, ठीक है। घोड़ा और सनम जैसे रागों की रचना की थी। राग कौन कौन से भाई बनाए थे? नए राग भी पूछ लिए जाते हैं आपसे, घोड़ा और सनम राग, ठीक है। ये दोनों रागों की रचना की थी। बहुत सारी कहते खड़ी बोली हिंदी में कविता की रचना करने वाले पहले कवि कौन थे? खड़ी बोली हिंदी में कविता की रचना करने वाले पहले कवि भी अमीर खुसरो ही थे, ठीक है। तबला और सितार के आविष्कार का श्रेय भी जाता है। इनको बोला जाता था तुर्क अल्लाह। क्या बोला जाता था? तुर्क अल्लाह बोला जाता था, यानी कि अल्लाह का प्यारा तुर्क, ठीक है। तुर्क अल्लाह की उपाधि मिली थी। बहुत सारी बुक्स लिखी थी, किरान उस्सादीन, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका, नूर सिपीहर, तुगलकनामा, ठीक है। उसमें से तुगलकनामा बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तुगलकनामा, ठीक है। और आशिका वगैरह ये सारी बुक्स थोड़ा पूछी जाती हैं जो कि इनकी बुक्स हैं, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और निजामुद्दीन औलिया के डेथ होने पे इनको जो है काफी दुख हुआ था और काफी कुछ बढ़िया लिखा था, जैसे कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चहुदेस। इस तरह की चीजें जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। चलिए आप समझ गए होंगे, अब बहुत ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसके द्वारा कहा गया था दिल्ली अभी दूर है? ऑप्शंस देख लीजिए, लिखे हैं निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो, त्यागराज। चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ही जो है बोला गया था। बोला क्या गया था? हनुज दिल्ली दूरस्त। क्या बोला गया था? हनुज दिल्ली दूरस्त। दिल्ली अभी क्या है भाई? दूर है, ठीक है। दिल्ली अभी क्या है? दूर है। और कहते हैं कि उसी के बाद जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसी के बाद मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? जल्दी बताइए, ये किससे बोला था? ये हनुज दिल्ली दूरस्त जो है ये किसके द्वारा, किसके लिए बोला गया था? देखिए था क्या कि गयासुद्दीन तुगलक जो था, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो था उसकी बनती नहीं थी अच्छी निजामुद्दीन औलिया से, ठीक है। उस बात क्या थी? बात सिर्फ इतनी थी कि जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा था तो उसने क्या किया था? उससे पहले जो है खिज्र खान, ठीक है,
या खिज्र शाह नाम का जो है व्यक्ति, वो वाला खिज्र खान नहीं है, ठीक है। वो वाला खिज्र खान नहीं जिसने सैयद वंश की नींव डाली थी, ये वो खिज्र खान या खुसरो खान के नाम से बैठा था, जो कि हिंदू था, बाद में उसका धर्म जो है परिवर्तन हो गया था, उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उसने इनको काफी पैसे वैसे दिए थे, ठीक है, जो कि दान के रूप में दिए थे। तो देखिए है क्या कि गयासुद्दीन तुगलक से जो है मृत्यु हुई थी, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी किसमें, लकड़ी के महल में से दबकर। तो कहा जाता है कि उसके बेटे के द्वारा जो है, उसके बेटे जूना खान ने बनवाया था। जूना खान आप जानते हैं ना, किसका नाम था जूना खान, किसका नाम था, जल्दी से बताइए। जूना खान किसे कहा जाता था, जिसके नाम पे जौनपुर शहर बसाया गया था। जूना खान जो इसका बेटा था गयासुद्दीन तुगलक का, कोई बता सकता है नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल, सनकी और दुनिया भर के सारे नाम दिए जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा सुल्तान था, ठीक है। और इसी के द्वारा कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक को मरवा दिया गया था। ये बात बहुत सारे लेखकों ने कही है। कुछ लेखकों ने कहा है कि नहीं भाई, जो लकड़ी का महल उसने बनवाया था, उस लकड़ी के महल पे बिजली गिर गई थी, ठीक है, बिजली गिर गई थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन कई इतिहासकार हैं, जैसे कि आपका एक हो गया कौन, एक इतिहासकार जिसने रहला लिखी, यानी कि इब्न बतूता, ये जिसने रहला नाम की पुस्तक लिखी, उसने भी ये चीज कही है कि नहीं, उसके द्वारा ही जो है इस तरीके की बनवा के उधर आग लगवा दी गई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत के अलवार थे, क्या थे भाई, संत थे, योद्धा थे, व्यापारी थे, या मूर्तियों के शिल्पकार थे। अलवार क्या थे भाई, ए जिन्होंने भी बोला है, संत जिन्होंने भी बोला है, उनका राइट है। अलवार क्या थे, दक्षिण भारत के संत थे। देखिए दक्षिण भारत में दो जो है शाखाएं थी, एक अलवार और दूसरी नैनार, ठीक है, एक अलवार दूसरी नैनार। नैनार संत वो होते थे जो शैव धर्म के प्रवर्तक होते थे, शिव को मानने वाले जो थे, शैव धर्म के प्रवर्तक, वो नैनार संत कहलाए। और अलवार संत जो कि वैष्णव धर्म से, वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करते थे, वो अलवार संत कहलाए, इसलिए संत है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, जो लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए बता दिया भाई, क्या थे, संत थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। खालसा की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, ठीक है, खालसा की स्थापना किसने की थी, आपके ऑप्शंस हैं गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जब सभी को पता है कि खालसा की स्थापना किसने की थी। देखिए खालसा शब्द जो था, खालसा का मतलब क्या होता था भाई, पवित्र, ठीक है, या शुद्ध। खालसा का मतलब ही है पवित्र या फिर शुद्ध। खालसा पंथ की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। चलिए वेरी गुड, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन माने जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर दीजिए मुझे कि जो मियाँ की मल्हार है, इसके रचयिता कौन माने जाते हैं। चलिए बताते हैं आपको। देखिए जिन्होंने भी तानसेन बोला है बिल्कुल ठीक है, तानसेन जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। तानसेन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए मियाँ की मल्हार जो है तानसेन के द्वारा लिखी गई थी। यही नहीं, मियाँ की टोड़ी, ठीक है, एक है मियाँ की टोड़ी, वो भी जो है तानसेन के द्वारा ही उसकी भी रचना की गई थी। और इसके अलावा ये मियाँ की मल्हार को राग मल्हार भी बोला जाता है, ठीक है, राग मल्हार भी बोला जाता है, मियाँ की टोड़ी, राग मल्हार। और इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग रागों की रचना जो है वो भी तानसेन के द्वारा की गई थी। तानसेन का नाम कोई बता सकता है, वास्तविक नाम जो था वो क्या था। देखिए तानसेन जो है उनका नाम भाई क्या था, रामतनु पांडे था या फिर रामतनु मिश्रा, जिसमें दो जो मोस्टली पांडे वाला जो है वो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि पांडे था, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूज, कुछ इतिहासकारों का मानना है नाम था रामतनु मिश्रा, जो भी हो, ठीक है। तो ये प्रारंभ में जो रीवा के राजा थे, बघेल राजा रामचंद्र बघेल, उनके दरबार में जो है अपनी सेवाएं देते थे, यानी गाना वगैरह गाते थे। लेकिन बाद में जो है अकबर के नवरत्नों में शामिल कर लिए गए। अकबर ने तानसेन को भाई मियाँ बोला था, क्या बोला था, मियाँ बोला था, ठीक है। पूछा जाता है कि किसकी उपाधि दी थी, तो भाई मियाँ की उपाधि दी थी। पूछा जाता है कि मियाँ की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, अकबर के द्वारा दी गई थी।
किसको भाई, तानसेन को दी गई थी। ठीक है, तानसेन ने बहुत सारे रागों की रचना की थी, जिसमें आपके कौन कौन से राग हैं मैं बता देती हूँ, क्योंकि बाई चांस हो सकता है आपसे अलग से भी राग जो है पूछ लेता है। हाँ, रामतनु पांडे, मोस्टली रामतनु पांडे ही लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, ध्रुपद राग, ध्रुपद, ठीक है, दीपक राग, बादल राग, मेघ मल्हार, ठीक है, जिसको मल्हार, मियाँ की मल्हार बोला है, मेघ मल्हार भी बोला जाता है, और मियाँ की टोड़ी। 3 मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, 2 बता ही दिए हैं और 3 ये हैं। ठीक है, यानी कि ये 5 राग जो है इनमें से कोई भी हो सकता है, पूछ सकता है आपसे। तो ये सारे रागों की रचना जो है, इसके रचयिता या इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, तानसेन माने जाते हैं। ठीक है, ग्वालियर में इनकी समाधि बनी हुई है, ग्वालियर में। और इसमें जो आप और कुछ ऑप्शन देख रहे हो, स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास के शिष्य थे ये तानसेन, और स्वामी हरिदास के शिष्य ये भी थे बैजू बावरा। ठीक है, तो ये ऊपर और नीचे जो आपको 2 दिख रहे हैं, तानसेन और बैजू बावरा, ये दोनों स्वामी हरिदास के शिष्य थे। स्वामी हरिदास जो हैं ये इनके गुरु थे, और अभी भी वृंदावन में, जो वृंदावन है, ठीक है, वहां पे मेला वगैरह लगता है और एक फेस्टिवल भी आयोजित होता है स्वामी हरिदास के ऊपर। ठीक, चलिए, हाँ, वेरी गुड शुभ, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था 1191 ईस्वी में, किसके मध्य लड़ा गया था। तराइन का जो पहला युद्ध था वही वो किसके मध्य लड़ा गया था, तो जल्दी से जो है कमेंट में मुझे आंसर बताइए। आपके ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जय सिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था भाई वो सबका सही है, बी ऑप्शंस वाले सारे सही है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं उनको। ठीक है, तो इस युद्ध का विजेता कौन था भाई, इस युद्ध में विजयी हुए थे पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है, तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है उसमें विजय किसकी होती है, मोहम्मद गौरी की विजय होती है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास करके जो है, उपवास के द्वारा, एक्चुअली यहाँ द्वारा लिखा हुआ है, के द्वारा शरीर का त्याग किया था, जैन मुनि के तरीके, वो शासक यानी कि वो राजा जिसने जैन मुनि के तरह उपवास के द्वारा जो है शरीर का त्याग किया था, यानी कि संथार और संलेखना 2 विधियां बोली जाती है, विधियां सेम है लेकिन अलग अलग संप्रदायों में 2 अलग अलग संप्रदाय होते हैं ना जैन के, आपने सुने होंगे दिगंबर, श्वेतांबर, तो उसके हिसाब से अलग अलग चीजें हैं। थोड़ा सा मैं आपको भी समझा दूंगी, तो आप ऑप्शन देख लीजिए, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अन्य। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। संलेखना के द्वारा बोला जाता है कि देह का त्याग किया था। और देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने भी बोला है, चंद्रगुप्त मौर्य उनका राइट है, सी जिन्होंने भी बोला है उनका राइट है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन मुनि बन गए थे। अशोक जिन लोगों ने बोला उनके लिए मैं बता दूं भाई, अशोक जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, ना कि जैन धर्म। ठीक है, उसके बाद आपके ऑप्शन है भाई बिंदुसार और अन्य, तो बिंदुसार तो है ही नहीं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आपका ऑप्शन राइट है, बिंदुसार तो बाद में उनके बेटे होते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य वाला आपका ऑप्शन सही है भाई, सी ऑप्शन। और इन्होंने ही जैन मुनि बन के आखिरी में अपने शरीर का जो है देह का त्याग कर दिया था। ठीक है, जैन धर्म जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर साधु जो होते हैं वो नग्न रहते हैं, दिगंबर साधु जो होते हैं मोस्टली कैसे रखते हैं भाई, नग्न रहते हैं। और श्वेतांबर साधु जो होते हैं वो व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं। और जैन धर्म के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन माना जाता है भाई, भगवान ऋषभ देव जो हैं वो जैन धर्म के, ऋषभ देव जी जैन धर्म के भाई पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, पहले तीर्थंकर माने जाते हैं जिनका चिन्ह माना जाता है बैल। ठीक है, और आखिरी तीर्थंकर जो हुए हैं, 24वें तीर्थंकर जो हुए हैं वो कौन है भाई, वो कौन है, वो तो सभी लोग जानते होंगे, एकदम राइट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। ये तो एकदम इजी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी है
महावीर स्वामी आपके जैन धर्म के 24वें या लास्ट तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, बीच में और भी बहुत सारे तीर्थंकर हुए, अरिस्टनेमी हुए, बहुत सारे तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए। सबके नाम आपको याद करना जरूरी नहीं होता है, थोड़े बहुत नाम जो है बस वो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? ठीक है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? आपके ऑप्शन है चित्तौड़ की संधि, पुरंदर की संधि, तोरण की संधि, पुणे की संधि। जिन्होंने भी बोला है बी या पुरंदर की संधि, सभी लोग राइट हैं, बिल्कुल ठीक, पुरंदर की संधि की थी। ठीक है, और पुरंदर की संधि के तहत जो है सवाई जय सिंह जो आए थे उन्होंने संधि करवाई थी। ठीक है, औरंगजेब की तरफ से जो है सवाई जय सिंह भेजे गए थे और उन्होंने ही पुरंदर की संधि करवाई थी सन 1665। 22 जून सन 1665 में ये संधि जो है वो हुई थी पुरंदर की। और इस संधि के बारे में जो है आपको बता दूं कि इस संधि के तहत बाध्य होकर शिवाजी को 33 में से कितने किले, 21 किले लगभग, ठीक है, 33 में से 21 किले जो हैं वो पूरे देने पड़े मुगलों को। ठीक है, वो मुगलों को सौंपने पड़े या कहते औरंगजेब को सौंपने पड़े थे। ठीक है, इसके बदले में जो है कहा गया कि आप सेवा करेंगे मुगल साम्राज्य की, और आपके बेटे को यानी कि इनके बेटे संभाजी को जो है 5000 का मनसब दिया गया था। ठीक है, 5000 का मनसब दिया गया था संभाजी को। ठीक, तो ये जो संधि हुई पुरंदर की संधि पूछी जाती है, तो ये संधि काफी घातक सिद्ध हुई थी शिवाजी के लिए। लेकिन खैर इस संधि के बाद भी जब है शिवाजी जो है फिर से और किले जो है जीत लेते। सबसे पहले शिवाजी के द्वारा जीता गया जो किला है वो पूछा जाता है तोरण का किला जो है उन्होंने सबसे पहले जीता था। ठीक है, तोरण का जो किला है वो सबसे पहले जीता था। ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी बोला जाता है? महाराष्ट्र का कौन सा सुधारक है जिसको लोकहितवादी कहा जाता है? आपके ऑप्शन से पंडिता रमाबाई, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल हरि देशमुख या फिर इनमें से कोई नहीं। जिन्होंने भी गोपाल हरि देशमुख बोला है सबका सही है। गोपाल हरि देशमुख जिनको कि लोकहितवादी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र के क्या थे? एक सुधारक थे। ठीक है, इन्हीं को लोकहितवादी की संज्ञा भी दी गई थी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक जो थे वो कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? जल्दी से मुझे आंसर बताइए। जो लोग भी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या हो गया, आपको जो भी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करेगा। ठीक है, दादाजी कोंडदेव जो है वो बिल्कुल सही है। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे। भाई शाहजी भोसले उनके पिताजी थे। ठीक है, पिताजी थे। 12 वर्ष की आयु में जो है उनको एक तरीके से अपना राजपाट सौंप के, वैसे राजा नहीं थे, ठीक है, लेकिन जागीर मिली हुई थी। ठीक है, राजा नहीं थे लेकिन जागीर मिली हुई थी, और वो जागीर उनको सौंप करके वो चले गए थे। ठीक है, कहते भाई 16 साल की उम्र में शिवाजी ने पहला दुर्ग जीता था जो कि तोरण का दुर्ग था। मैंने फिर से मैं बता दे रही हूँ, क्वेश्चन में आपका एक बार पूछा गया था, लोग जो है बहुत अलग अलग लगा के आंसर आ गए थे, लेकिन इसमें सही जो आपका आंसर है वो तोरण का दुर्ग था। ठीक है, अच्छा, तो जब वे मात्र 12 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी जो हैं वो बीजापुर सल्तनत में नौकरी करने लगे थे, और उनके हाथ में पूरा सब कुछ सौंप के चले गए थे। ठीक है, शिवाजी के हाथ में। फिर शिवाजी ने ही सारी चीजें जो है वो मैनेज की, और शिवाजी के गुरुजी दादाजी कोंडदेव ने उनको बहुत कुछ सिखाया कि किस तरीके से लड़ाइयाँ होती हैं, किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, तो वो सारी चीजें जो है, चलिए, तो दादाजी कोंडदेव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और माता कौन थी शिवाजी की? जीजाबाई थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी नामक पत्रिका निकाली थी? वामा बोधनी पत्रिका जो है वो किसने निकाली थी? ऑप्शन देख लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, और या फिर राजा राम मोहन राय। ऑप्शन थोड़ा सा हाइड हो रहा है लेकिन मैंने बता दिया आपको, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो वामा बोधनी पत्रिका जो महिलाओं के लिए निकाली गई थी, किसने निकाली थी, किसके द्वारा निकाली गई थी? देखिए, पहला ऑप्शन था आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा था देवेंद्र नाथ टैगोर, तीसरा था आपका केशव चंद्र सेन। ठीक है,
और उसके बाद आपका चौथा क्या था, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं बल्कि केशव चंद्र सेन जो है इसका राइट आंसर है। तो कोई बात नहीं, जितने लोगों ने भी केशव चंद्र सेन अगर बताया है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ओके आइए नेक्स्ट पे आते हैं। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताइएगा, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? पेरिस विश्वविद्यालय, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय। ठीक है, ये 4 विश्वविद्यालय, जल्दी से बताइए कौन सा विश्वविद्यालय है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय? तक्षशिला विश्वविद्यालय भी भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था। ठीक है, और देश ही नहीं बल्कि विदेश से लोग पढ़ने आते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब हमारे भारत का गौरव थी। ये सारी यूनिवर्सिटीज जो है इसमें देश से नहीं विदेश से लोग आते थे, कोरिया, चाइना, ठीक है, हर जगह के लोग जो है यहाँ पढ़ने आया करते थे। ठीक है, तो भारत की पहली और भारत के पूरे वर्ल्ड की अगर पहली यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे पुरानी है। ठीक है, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, विजय, काजल, नवीन, भागवत, वैभव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, विश्व का पहला देश जिसने कागजी मुद्रा जारी की थी। ठीक है, बताना है आपको कौन सा देश है विश्व का प्रथम ऐसा जो कि कागजी मुद्रा जारी किया। जापान, रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देश है भाई जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम, बहुत ज्यादा नफरत कर रहे हैं। कौन है भाई? चाइना है। ठीक है, चाइना है। और विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश भाई कौन था? चाइना। ठीक है, चाइना में ही अगर कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहा हुआ था पूछा जाए तो भी आपका आंसर चीन ही होता है। ठीक है, चीन में ही कागज का भी आविष्कार हुआ था और विश्व का पहला कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश भी चीन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, देख लीजिए ऑप्शंस, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, जिनको की बोला जाता है WC बनर्जी, ये भी लिखा रहता है ना, नाम शॉर्ट में दिया रहता है आपका, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत खंड जो है वो भारत का क्या है भाई? दूसरा नाम है, राष्ट्र है, सभ्यता है या फिर अन्य कुछ है? भारत खंड है, भारत का दूसरा नाम है। ठीक है, सेकेंड नेम है भाई, आपने सुना होगा भारत खंड, आर्यवर्त। ठीक है, आर्यवर्त। और अगर बात की जाए नॉर्थ वाले एरिया की तो उसको बोला जाता था उत्तरापथ। ठीक है, और जो आपका दक्षिण वाला एरिया है उसको बोला जाता दक्षिणापथ। और सम्मिलित रूप से भाई क्या बोलते थे? आर्यावर्त। इन दोनों को मिला दो तो क्या बनता है? पूरा आर्यावर्त बनता है। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम थे। ठीक है, जम्मू द्वीप, जम्बू द्वीप जो है वो भी नाम आपका किसका बताया जाता है? भारत का बताया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश। अच्छा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीवी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु, RK नारायण, ये 4 आपके ऑप्शंस हैं। तो चलिए जल्दी से जो है राष्ट्रीय न्यायालय में, इंटरनेशनल कोर्ट में जो है नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे भाई? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। जो लोग भी A ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे लेवल की चल रही है, मुझे बहुत ही खुशी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। आपका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? डलहौजी या फिर ऑप्शन A लॉर्ड डलहौजी। जिन्होंने भी बोला है सबका सही है, डाक व्यवस्था के लिए बहुत कुछ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था वो कौन था भाई? लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई, भोपाल। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई, भोपाल। जल्दी से बताइए। मुंबई वाले सही है भाई, C ऑप्शन इज राइट। ठीक है, जो लोग भी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है भाई? मुंबई में है। ठीक, मुंबई महाराष्ट्र, याद रखिएगा। ठीक है,
अब जल्दी से बताइए, भारत में परमाणु ऊर्जा, वही जो मुंबई में है, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड, वो कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन है आपके 15 नवंबर 1983, 18 नवंबर 1985, 25 नवंबर 1988 या फिर अन्य। जितने भी लोग हैं जिन्होंने 15 नवंबर 1983 बोला है, ऑप्शन ए बोला है, सबका राइट है। ठीक है, ऑप्शन ए वाले सारे सही हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन ए बोला है, वेरी गुड, सबका सही है। कोई बात नहीं, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं। 15 नवंबर 1983 में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, कौन सी है भाई? गोदावरी, दामोदर, पेरियार, हुगली। दामोदर आपका एकदम राइट है। वे नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, वो है आपकी दामोदर नदी घाटी। ठीक है, दामोदर नदी घाटी को बोला जाता है। क्वेश्चन है आपका, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है कोलकाता में, दूसरा है लखनऊ में, तीसरा है दार्जिलिंग में या चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, बता देते हैं जल्दी से। बी या लखनऊ वाले सारे सही है। ठीक है, जिन्होंने भी लखनऊ बोला है वो सारे सही। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? आपके लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पे है? लखनऊ में है। चलिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था।